आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एनएफओ के बारे में। ये फंड 4 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है 18 अक्टूबर 2022 में। इस फंड में निवेश करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आईडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है क्या, साथ ही साथ इसके सब सेक्टर्स क्या हैं, साथ ही साथ हम ये जानेंगे ये फंड इस टाइम क्यों लॉन्च हुआ है और इसके पीछे क्या इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ ये फंड किस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आप जानने वाले हैं इस एनएफओ के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो कि एनएफओस के बारे में बहुत आती रहती है आप तुरंत प्राप्त कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो है पर्सनल मोबिलिटी। पर्सनल मोबिलिटी के अंदर हमने क्या हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्टली जो कंज्यूमर को ही बिज़नेस मिलता है। फॉर एग्जांपल एयरलाइन से कंज्यूमर को ही प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ऑटो ओईएम्स। ऑटो ओईएम्स का मतलब हो गया आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स। ये सब के सब पर्सनल मोबिलिटी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ फिर आती है हमारी लॉजिस्टिक कंपनी। इसमें क्या होता है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं डायरेक्टली वो बिज़नेस करती हैं अपने लॉजिस्टिक कंपनीज से, जैसे कि शिपिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, रेल्स हो गया, एयर कार्गो हो गया। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारे काम आती हैं हमारे किसी ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। फिर हमारा जो तीसरा सेक्टर आता है वो आता है ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजर्स। ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजर्स का मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पे जिस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्लांट हो रही हैं, साथ ही साथ हमारा जो हब बन रहा है जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो बढ़ रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप अगर देखते हैं कि हाईवेज़ किस तरह से बन रहे हैं, हमारे हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। चाहे वो रेल नेटवर्क हो, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन्स की शुरुआत हो चुकी है। फिर अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो आए दिन नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पैसा इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ जाए। अब मैं अगर आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर चार्ट्स के अंदर हमारी किस तरह से रैपिड ग्रोथ देखने को हमें इस सेक्टर्स में मिल रही है। अभी इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे, अगर आप पहला चार्ट देखें रैपिड अर्बनाइजेशन अंडरवे, किस तरह से हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा है इंडिया का। आज इंडिया तीसरे नंबर पे है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो यही दिखा रहा है कि आने वाले टाइम पे हम चाइना को भी बीट कर जाएंगे, क्योंकि यूएस अभी टॉप पर है, लेकिन आने वाले टाइम पे इंडिया ज़रूर टॉप पर होगा। फिर हम अगर देखें सेकंड चार्ट को तो इसमें दिखाया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया की जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, यानी कि इंडिया में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है फॉरेन का। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। सो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है आने वाले 5 सालों में। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा तीसरा जो है वो ये है कि हायर पर कैपिटा इनकम्स जो कि बढ़ रही है। इंडिया अभी सबसे नीचे है, इन द सेंस कि वो बांग्लादेश से तो ऊपर है, म्यांमार से भी ऊपर है, लेकिन अभी बाकी रिस्पेक्टिव कंट्री जैसे इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इनमें हमारी जो जीडीपी है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। और उस अपॉर्चुनिटीज़ खुलने के पीछे जो सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक से मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुँचाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो एयरलाइन कार्गो हो, चाहे वो शिपिंग नेटवर्क हो। पोर्ट्स हमारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो आए दिन हमारे एक्सप्रेस वे खुलते जा रहे हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो हर जगह पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसमें पैसा इंट्रोड्यूस करके ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करती जा रही है। अब मैं अगर आगे बात करूं
तो हमारी जो जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सपोर्ट हो रही हैं इस ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर, सबसे पहली है वो ऑटोमोबाइल। अगर आप देखें तो आज से पहले हमारे पास डीजल या पेट्रोल इंजन गाड़ी हुआ करती थी, फिर उसके बाद हम ये शिफ्ट हुआ टू सी एन जी व्हीकल्स। अब आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। सो स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकवरी है जहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरह से पूरा क्या पूरा डेवलपमेंट, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन साइकिल चेंज हो रहा है, जहाँ के अंदर अभी तक सीएनजी व्हीकल्स हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने लगे हैं। साथ ही साथ उसकी सपोर्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि ऑटो एंसिलरी, जिसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि हम उसके माल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनती जा रही हैं जो कि सारी ऑटोमेट होती जा रही हैं, और तो और हमारा रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है यहाँ पे, जिससे कि आज हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम जो पहले इंपोर्ट किया करते थे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में। तीसरा है लॉजिस्टिक सर्विसेज। लॉजिस्टिक सर्विसेज मतलब हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसीज़ हुआ करती थी उसमें बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कि हम फॉरेन ट्रेड करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही आसान है। साथ ही साथ पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस जो पहले मैनुअल काम हुआ करता था अब वो ऑटोमेट होने लग गया है। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो आज से पहले हम एप्पल का आईफोन यूज़ करते थे जो कि चाइना में असेंबल हुआ करता था, लेकिन एप्पल ने अब इंडिया में ही अपनी असेंबलिंग फैक्ट्री डाल दी है और वो यहाँ पे असेंबल कर रहा है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी आसान कर दी हैं, उनको जगह प्रोवाइड करना, उनको लाइसेंस देना, साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्टेशन जो कि वो बाहर से चीज़ें लाते हैं, और उनका जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं कि वो बाहर की कंपनियां अब मजबूर हो रही हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इन्वेस्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं हमें हमारे इंडियन सिटीजन्स को जॉब मिलेगी तो ये सेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, जब ये सेक्टर्स ग्रोथ होंगे तो जॉब की डिमांड आएगी तो हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। सो ये सब चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अब मैं अगर फर्दर बात करूं तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक को जो हमने 3 इंडस्ट्री में डिवाइड किया था उसके भी सब सेक्टर्स हैं। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें पैसेंजर व्हीकल्स भी आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं, साथ ही साथ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स व्हीकल्स भी आते हैं, और तो और ट्रैक्टर्स, ट्रेडिंग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री भी आती है। फिर अगर हम बात करें ऑटो एसिलरी की तो उसमें आप देखा होगा कि उसके कंपोनेंट्स, आज अगर हम ईवी मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स की भी हमें ज़रूरत होगी, तो वो इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं। साथ ही साथ बैटरीज़ भी चाहिए होंगी क्योंकि आने वाला टाइम ईवी का है, तो उसमें बैटरीज़ भी चाहिए होंगी। जो अभी तक हम चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो आज हम अपने यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और तो और वर्ल्ड वाइड को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर हम व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इसके सपोर्टिंग इंडस्ट्री भी तो हमें ज़रूरत होगी, जैसे कि टायर्स हो गए, रबर प्रोडक्ट्स हो गए। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि वाई दीज इंडस्ट्रीज़ आर सपोर्टिंग, तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर हमारे हाईवेज़ अच्छे होंगे, हमारा रेल नेटवर्क अच्छा होगा, हमारा एयर नेटवर्क अच्छा होगा, तो हम ईज़िली ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये सेक्टर्स जो हैं आने वाले 5 सालों में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाले हैं। तो इसलिए ये टाइम है, इसलिए कंपनीज़ ने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फ़ंड को इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज़ आने वाला 5 साल इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला हुआ है कि हमारी जो इकनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाली है। तो जब 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाली है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक पे तो आना ही है। अब मैं अगर फर्दर बात करूं तो जो हमारा ऑटो सेक्टर है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखूं पहले चार्ट में, अगर आपको मैं दिखाऊं जो 2 व्हीलर सेल्स है वर्सेस जीडीपी, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखूं तो यहाँ पे हमारा डाउनफॉल देखने को हमें मिला 2 व्हीलर्स पे। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा सा अप देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लेकिन एक्सपेक्टेड जो लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ दिख रही है वो अगर आप देखें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17-22 की बात करें तो ये नेगेटिव में थी -5.2%। लेकिन आने वाले जो 5 साल हैं यानी कि 2022 से लेकर 2027 तक यहाँ पे जो हमें जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो हैं 17.2% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एग्रीगेटेड ग्रोथ रिटर्न।
तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें, और वो ग्रोथ कर रहा है। सिमिलरली ये पर्सनल व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उसमें भी जो हमें रिटर्न दिख रहा है, CAGR दिख रहा है, वो 12.5% का दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है इस सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फ़ंड है वो एक सेक्टोरियल फ़ंड है। तो सेक्टोरियल फंड में रिस्क तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन रिस्क के साथ साथ हाई प्रॉफिट भी हमें देखने को मिलते हैं इसमें। अब मैं अगर आगे बात करूं तो इस सेक्टर को जो ड्राइव कर रहे हैं, जो की फैक्टर्स हैं, वो हैं रिप्लेसमेंट डिमांड। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मार्केट में EV व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही रहती है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत जिसे कहते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया हुआ, आत्मनिर्भर भारत में नई नई कंपनीज लॉन्च हो रही हैं जो कि इस डिमांड को पूरा कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ऑर्डर बैकलॉग बहुत है, साथ ही साथ लो इन्वेंट्री है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो बहुत ही कम है। इससे क्या हो रहा है, बाहर की जितनी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिल रहा है, और जब सस्ते में कोई चीज़ मिलती है तो मुनाफा ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो GDP कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनते जा रहे हैं, जो कि हम आज तक इंपोर्ट करते थे, आज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती जा रही है, और आज की डेट में इंडिया इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो हमारी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर सामान पहुंचाना है तो ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो ये फंड इन सब चीज़ों को कैटराइज कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो आने वाले जो 5 साल हैं उसमें कहीं हमें बेशुमार इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे, अगर मैं टू व्हीलर्स की बात करूं तो 2022 में हमने 4,38,000 के अप्रॉक्सीमेट यूनिट्स बेची। साथ ही साथ अगर हम थ्री व्हीलर्स की बात करें इलेक्ट्रिक की, तो हमने अराउंड 20,000 के आसपास हमने यूनिट्स बेची हैं। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि SUV की बात करूं तो हमने अराउंड 38,000 के आसपास बेची, और बसेस की अगर हम बात करें तो करीबन 1,200 के आसपास हमने इलेक्ट्रिक बसेस हमने मार्केट में रिलीज़ करी हैं। तो आने वाले प्रोजेक्टेड जो टाइम है वो अगर आप देखें 2022 में, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड EV सेल्स बताऊँ तो ये मात्र 0.69% मिलियन ही है। लेकिन आप देखें 2023 में, 24 में, 25 में, 27 में ये 9.1 मिलियन फ्यूचर एस्टिमेटेड ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। और यही कारण है कि हमारा ये फ़ंड जो है आने वाले 5 सालों में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर मैं आत्मनिर्भर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं तो हमारे को जो की ड्राइवर्स हैं जो इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल वॉल्यूम रिकवरी। मतलब कि जो इंडस्ट्री हमारी डूब गई थी, आज वो आत्मनिर्भर होके इस चीज़ आगे चीज़ों में काम कर रही है, चाहे वो टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ पोस्ट GST ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमारी इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी। आज के टाइम पे लाइसेंस इतने आसान हो गए हैं एक फॉरेन ट्रेड करने के लिए कि किसी भी कंपनी को दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ हमारी राइजिंग एस्पिरेशन है, जिसमें कि हम अब पहले जो चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे वो आज हम खुद बनाते हैं, जैसे कि एयर बैग्स हो गया, ABS हो गया, टच स्क्रीन्स हो गए, LED लाइट्स हो गए, जो कि पहले चाइना से आती थी, आज के टाइम पे हम इंडिया में खुद उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के थ्रू बहुत आसान हो गई हैं। अब हम देखते हैं सप्लाई चेन सर्विसेज एंड E-कॉमर्स, जो कि थीम्स हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब E-कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आज से पहले हम लोकल मार्केट में जाके कोई ना कोई चीज़ खरीदते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, ऐसी मल्टीपल E-कॉमर्स साइट हैं जो पहले एक हफ्ते में प्रोडक्ट डिलीवर करा करती थी, आज विदिन 24 आवर्स वो हमें प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे आसान हुई है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जो कि एक मेजर थीम है, उसकी वजह से ये चीज़ें आसान हो गई हैं। तो अगर हम देखें अभी फाइनेंशियल 20 में जो हमारी जो रिटर्न्स थे सप्लाई चेन की मार्केट साइज थी वो 4,900 के आसपास थी, लेकिन हम अगर फ्यूचरिस्टिक की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल होने वाली है 2026 तक। सो इसी तरह से एक्सप्रेस पार्सल, जो कि पहले क्या होता था, नॉर्मल पार्सल आने में एक हफ़्ता लगता था, लेकिन अब
एक्सप्रेस पार्सल यानी 24 आवर्स में ये ई कॉमर्स साइट हमें हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर देती हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये 2026 में 4 गुना बढ़ने वाला है। आज अगर ये 164 बिलियन की मार्केट है तो ये आने वाले 4 सालों में ये 750 बिलियन की मार्केट होने वाली है। तो जब आप सोच रहे हैं जब 750 बिलियन की मार्केट होने वाली है तो ये हमारा फ़ंड जिसमें हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और तो ये हमारा फ़ंड कहाँ जाएगा? तो ये फ़ंड हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और इस फंड में थोड़ा तो रिस्क है क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है, बट साथ ही साथ हमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलती है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो सपोर्टिव इकोसिस्टम है जो कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंक्रीजिंग आईटी कैपेबिलिटीज़ हैं, ई कॉमर्स मार्केट है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, डायनामिक मार्केट है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, ठीक है। भारतमाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, साथ ही उड़ान स्कीम चल रही है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पे काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं तो IDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक है सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। उसमें क्या है, एक तरह से हमारी जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है और उसकी सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस साइकिल को आने वाले टाइमों में बढ़ावा दे रही हैं। अगर मैं बात करूं तो B2B और B2C दोनों सेगमेंट में इस टाइम ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। सेक्टर्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आउट ऑफ 11 8 सेक्टर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के इतने ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं कि आने वाले पिछले 5 सालों में जिन्होंने इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई कि जितने आने वाले 5 सालों में उनकी ग्रोथ दिख रही है। अब दूसरा जो हमने जिस पर डिवाइड किया हुआ है वो है IDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड, कि हमें क्यों IDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसका इंडियन डोमेस्टिक में तो इन्वेस्टमेंट है ही, साथ में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो बाकी ग्लोबली भी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन कंपनियों में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट अपना कहीं ना कहीं अपना करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू चेन है वो बहुत ही अच्छी है। वो उन इंडस्ट्रीज़ को हम कैटर करेंगे जो कि उनकी जो चेन वैल्यू है, यानी कि हर चीज़ ऑटोमेटेड है, हम उन कंपनीज़ को इस पर कैटर करने वाले हैं, जिससे उनकी आगे ग्रोथ दिखेगी। और जब उनकी ग्रोथ दिखेगी तो हमारे फंड में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हमने इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन है वो भी हमने इस तरह से किया हुआ है कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से मैनेज होगा कि इसमें जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको हमने लिस्ट में रखा हुआ है। अब मैं अगर इसके 7 फैक्टर्स के बारे में बात करूं जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाते हैं, वो सबसे पहला है पास फाइनेंशियल हिस्ट्री। हम किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी पास फाइनेंशियल हिस्ट्री देखेंगे कि उसके पास कहीं डेट तो नहीं है, उसका कैश फ्लो कैसा है। तो ये एक फैक्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में काम आएगा। दूसरा है अर्निंग ट्रैजेक्टरी। अर्निंग ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि वो कंपनी अपने आने वाले चेंजेस के लिए अडेप्टेबल है कि नहीं है, क्या वो आने वाले टाइम पे अपनी नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जो कि हम इस IDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में देखेंगे। फिर है तीसरा है रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन का क्या है कि उसकी EV सेल्स कितनी है, प्रॉफिट टू अर्न, प्रॉफिट टू बुक कितना आ रहा है, वो सब हम चीज़ें इसमें इस वैल्यूएशन में लगाएंगे, जिस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में लगाएंगे। उसके बाद ही हम इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर आता है चौथा आता है सेक्टर बेंचमार्क फोकस। इसमें क्या है, हम सेक्टर वाइज देखेंगे कितना वेटेज है, कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका वेटेज कितना दे रही है। या हो सकता है वो कंपनी CNG मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा हो सकता है वो डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स के लिए अपना सेक्टोरियल डिफाइन करके बैठी हो। तो ये सब चीज़ें भी हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट क्या है, मैनेजमेंट आगे कितना फ्यूचरिस्टिक सोच रही है। तो ऐसी कंपनियों में हम अपना पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। फिर आता है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्केलेबिलिटी बिजनेस का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का पोटेंशियल साइज़ कितना है, क्या वो मार्केट में गेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग मतलब उसकी कैपिटल एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि मार्केट में अगर कोई और कंपनी उसको टक्कर देती है तो वो सस्टेन कर सके। उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो इतना स्ट्रेंथफुल होना चाहिए कि वो कहीं भी आसानी से मार्केट में स्टैंड कर सके। तो ऐसी कंपनियों में ये फ़ंड इन्वेस्ट करेगा।
अगर मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी कैपिटल एफिशिएंसी है, साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्वालिटी की कि मैनेजमेंट कितनी स्ट्रेंथफुल है, मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट करती है। फिर हम देखेंगे अर्निंग ट्रैजेक्टरी कैसी है, अर्निंग ट्रैजेक्टरीज मतलब कि वो एक्सपेंशन के लिए तैयार है कि नहीं है फ्यूचरिस्टिक में। फिर मल्टी कैप अप्रोच है, ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शंस हैं, स्टॉक्स एक्सपोजर मतलब अराउंड 30 to 40 स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक किसी भी स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो के लिए बनाने में काम आती हैं। अब अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं, हम कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स का वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो 14.6% का है, सबसे ज़्यादा हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है मारुति सुजुकी जिसमें हम 14% का वेटेज दे रहे हैं। फिर आता है टाटा मोटर्स जिसमें हम 9.8% का दे रहे हैं। ऐसी अदानी है, बजाज है, ईशर है, हीरो मोटोकॉप है। तो ऐसे ही ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे। अब मैं अगर की टेकअवेज की बात करूं तो जो ऑटो टू व्हीलर्स हैं और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसका मैंने आपको बताया कि इसका जो आने वाले 5 साल हैं उसमें जो ग्रोथ है वो अराउंड 17% का दिख रहा है, साथ ही साथ 12.5% का दिख रहा है पैसेंजर व्हीकल्स में। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो अराउंड 2x बढ़ने वाला है सप्लाई चेन एज वेल एज पार्सल एक्सप्रेस की बात करें तो 1.5x के आसपास एंड 4x के आसपास रिस्पेक्टिवली बढ़ने वाला है। IDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड इस सेक्टर में क्या आपको दे रहा है, वो दे रहा है आपको एक तो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, ठीक है, प्राइस पावर अगेंस्ट पीयर, मतलब मार्केट में जितने भी पीयर्स होंगे उसके अगेंस्ट में पावर प्राइसिंग होगी इसकी। साथ ही साथ मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, अर्निंग ट्रैजेक्टरी होगी, मतलब जो एक्सपेंशन के लिए तैयार है कंपनियाँ उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर उसे अपने हाई रिटर्न्स ग्रोथ चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ कि ये फ़ंड किसके लिए सूटेबल है, ये फ़ंड उनके लिए सूटेबल है जिनके पोर्टफोलियो में अल्फ़ा जनरेशन की ताकत है, मतलब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि वो रिस्क अपना ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, एक तो एक सेक्टोरियल फ़ंड है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, जो इन्वेस्टर अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, जो रिस्क लेगा वही सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे जिस इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी वो इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करेगा आने वाले 5 सालों में। अब मैं इस फंड के बारे में बात करूं तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही साथ इसमें मिनिमम एलोकेशन जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये के मल्टीपल से शुरू है। ये रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं इसमें। एग्जिट लोड है, अगर 1 साल से पहले आप अपने फ़ंड को निकालते हैं, अपने पैसों को निकालते हैं तो 1% का एप्लीकेबल NAV पे आपका एग्जिट लोड लगेगा। जो उसके फ़ंड मैनेजर हैं वो मिस्टर डिलन पिंटो हैं जो कि इनका टैक्स सेवर भी देख रहे हैं। साथ ही साथ हर्षल जोशी हैं जो डेट पोर्शन देखते हैं और निशाता जोशी हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देख रही हैं। और जो उसके बेंचमार्क है वो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इंडेक्स है, यानी कि वो निफ्टी की जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट इसमें करा जाएगा। तो ये एक सेक्टोरियल फंड है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है इस फंड में रिस्क इसलिए है क्योंकि एक सेक्टर है, अगर सेक्टर चल जाता है तो बहुत अच्छा मुनाफा देके जाता है, लेकिन अगर नहीं चलता तो आने वाले 2-3 सालों तक नहीं चलता। लेकिन जिस हिसाब से इंडियन मार्केट हमें ग्रोथ दिख रही है, मेरे हिसाब से इस फंड में दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए इस फंड में पैसे छोड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अराउंड 20% ऑफ CAGR मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये फंड जो है ओपन हो रहा है 4 अक्टूबर 2022 को और ये एंड हो रहा है 18 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद 15 दिन बाद ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ओपन रहेगा, आप उसके बाद भी फर्दर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको IDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड का NFO रिव्यू? अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली मेरी इंस्टाग्राम ID पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।